हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। न्यायिक सक्रियता और मानव अधिकारों के रूप में गैर शैक्षिक संगठनों की भूमिका से लेकर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के आंसर कुछ इस प्रकार हैं। एकजुट हो जाओ, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सक्रियता किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बात की गई थी। जोसेफ रेवेंस्की नाम की निम्नलिखित व्यक्तित्व किस सक्रियता से संबंधित हैं? तो ये गरीबी उन्मूलन के लिए जानी जाती हैं। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा कहाँ पर डेवलप हुई थी? तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका से विकसित हुई। भारत में कौन न्यायिक सक्रियता से जुड़ा है? तो जस्टिस पीएन भगवती को न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने कि इसे शुरू किया था। उसके बाद न्यायमूर्ति चिन्नप्पा ओ रेड्डी और डी ए देसाई ने भी इस पर काम किया है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता के बारे में कौन सा कथन सही है? न्यायाधीशों द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया है। न्यायाधीश नगरपालिका के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने की प्रथा है। न्यायाधीश न्यायिक मामलों का मिसलों का कड़ाई से पालन करने से कतराते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पांचवा यहाँ पे करवाते हैं, ये आप इसे पढ़ें तब आपको यहाँ पर ये सभी लगाने का वो मिलेगा और ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन न्यायिक सक्रियता का परिणाम है? तो न्यायिक समीक्षा और जनहित याचिका दोनों के दोनों इस उसका न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता में अभ्यास के क्या कारण बताए गए हैं? कि विधायिका और कार्यपालिका अपने निर्वहन करने में विफल रहती है। नागरिक अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं और विधायी शून्यता रहती है, कोई नया नियम नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? इस शब्द को प्रयोग करने वाले व्यक्तित्व कौन है? तो आर्थर स्लेसिंगर जूनियर को इसके लिए जाना जाता है। हाल के दिनों में न्यायिक सक्रियता शब्द अक्सर समाचारों में आता है। किस परिस्थिति में न्यायिक सक्रियता को क्रियान्वित कहा जा सकता है? तो अगर सरकार, विधायिका और कार्यकारी संस्थाएं अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहें और सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करे, उच्च न्यायालय निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील मामले में हस्तक्षेप करे, एक अदालत परीक्षण के दौरान मामले की विकास की निगरानी करता है और आवश्यक गाइडलाइन जारी करता है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ हम केवल ऑप्शन ए और 3 को देखेंगे। यहाँ पर जो अपीलीय क्षेत्र है, अपीलीय क्षेत्र में न्यायपालिका की कहीं पर सक्रियता की बात नहीं आती है, ये अपीलीय क्षेत्र है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समादेश जारी करने की प्रत्याभूति रखता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा के अंतर्गत एनजीओस को प्रोत्साहित करने के लिए मानवाधिकार आयोग को सौंपा गया है। तो जो एनजीओस हैं उनके कार्य को अधिनियम की धारा 12(1) के तहत इस बात के लिए कार्य दिया गया है। कौन सा कार्य द कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ पार्टनरशिप नामक गैर सारी संगठन का नहीं है? तो इस संगठन के कार्यों को अगर आप देखें तो ये हमारा महिलाओं के यौन संबंधों को बढ़ावा देने हेतु जागरूक करने जैसा कार्य नहीं करता है। ये चूंकि कार्य एक सामाजिक कुप्रथा का है। स्मॉल फाउंडेशन नामक एनजीओ कहाँ स्थित है? तो स्मॉल फाउंडेशन नामक एनजीओ हमारा दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा गैर सरकारी संगठन पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय बौद्धिक मंच जो गैर सरकारी संगठन है, इस विषय पर अपनी भूमिका निभा रहा है। कौन सा कारक शरणार्थियों के पलायन का प्रमुख कारण है? तो अगर शरणार्थियों के पलायन का प्रमुख कारण देखें तो मानवाधिकारों का उल्लंघन है, इंसान के साथ गलत व्यवहार किया जाना पलायन का बहुत बड़ा रीजन है। शरणार्थियों के बुनियादी मानवाधिकार मामले में क्या क्या आता है? उनका प्रतिशोध के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, शरण मांगने का अधिकार, समानता एवं भेदभाव का अधिकार, जीवन सुरक्षा का अधिकार, ये सभी आते हैं, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यूएनसीआर समिति ने किस सत्र में शरणार्थियों के लिए स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन की विषय की पुनर्जांच की है? तो स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन की पुनर्जांच 1985 के सत्र में हुई है। मानवाधिकार समिति द्वारा शरणार्थियों के उत्पीड़न की परिभाषा में न केवल राज्य उत्पीड़न बल्कि गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा उत्पीड़न को भी शामिल करने की सिफारिश की है। तो ये बात हमारी 1997 में बात शामिल की गई है।
शरणार्थी सम्मेलन और इसके प्रोटोकॉल प्रावधानों पर भरोसा किया जा सकता है जब नगरपालिका कानूनों में प्रावधान में कोई टकराव न हो। ये कथन किस व्यक्ति का है? तो ये कथन न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा का है। न्यायिक सक्रियता का आरंभ हुआ था, जुडिशियल एक्टिविज्म का आरंभ हमारा 1893 में अमेरिका में हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं, न्यायिक मानवाधिकारों की सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले शीर्ष देशों में हैं, तो कहाँ पर मानव अधिकारों की सुरक्षा का उल्लंघन होता है? तो इजिप्ट, सीरिया, यमन, ईरान और उत्तर कोरिया में मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? तो इसका गठन 1993 में किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश जो भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कार्यालय हमारा दिल्ली में स्थित है। बाल संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्यों का होना आवश्यक है? तो बाल संरक्षण आयोग में न्यूनतम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होते ही मानवाधिकार आयोगों के हनन की शिकायत की जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। ये बात बिल्कुल सच है। और मानवाधिकार हनन का कोई भी मामला किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालात में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इनमें से केवल हमारा जो कथन सच है वो ना तो ए सच है ना बी सच है, क्योंकि ये दोनों मामले मानवाधिकार आयोग के बाहर के हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो इसे मानव संरक्षण अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या बात सच नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग के बारे में ये बात सच नहीं है कि इस आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई है, ये बात सच है। मानवाधिकार को आयोग को मामले में सजा देने का अधिकार नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सच है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को भेजता है, ये बात भी सच है। ऑप्शन सी इसमें नहीं है, क्योंकि समिति के सदस्य की अनुशंसा के बाद ऐसा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय तक है? तो ये 5 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानवाधिकार आयोग समिति का गठन किया गया? तो एलिनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंशकालीन सदस्यों में ओबीसी का भी अध्यक्ष होता है। जो वर्तमान में राज्य ओबीसी आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में ओबीसी आयोग का अध्यक्ष श्री जितेंद्र गोयल जी हैं। मानवाधिकार आयोग 1993 में कितनी अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो हम इसे देखें तो हमारे पास इसमें 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्तमान महिला आयोग की प्रथम प्रमुख हैं, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो ललिता कुमार मंगलम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राज्य महिला आयोग का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये कार्यकाल हमारा 3 वर्षों का होता है। हाल ही में महिला सशक्तिकरण और महिला विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य के मुख्यमंत्री को ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए सम्मानित किया गया है। एक निम्नलिखित में किस एक ने राजस्थान महिला आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष का पर कार्य किया है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष जो कि राजस्थान महिला बोर्ड की रही हैं वो सरिता सिंह रही हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कितने होते हैं? तो अल्पसंख्यक आयोग मात्र एक है। अल्पसंख्यक आयोग एक गैर वैधानिक आयोग कब बना? तो ये आयोग हमारा गैर वैधानिक आयोग 1992 में बना। गृह मंत्रालय को किस संकल्प में अल्पसंख्यक आयोग के लिए एक आयोग स्थापित करने के लिए विचार की कल्पना की गई थी? तो ये कल्पना हमारी संकल्प 1978 में की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई?
इस आयोग की स्थापना हमारी 17 मई 1993 में हुई है। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई है? तो अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हमारी 1978 में की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष में सैयद गयूरुल हसन रिजवी इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो अल्पसंख्यक आयोग 5 सदस्यीय होता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कब गठित हुआ है? तो सफाई कर्मचारी आयोग हमारा 12 अगस्त 1994 को गठित हुआ है। क्या सफाई कर्मचारी आयोग एक स्थायी निकाय है? तो स्थायी निकाय वो निकाय होता है जो परमानेंट रहता है, तो ये हमारा स्थायी निकाय नहीं है और ये गैर वैधानिक निकाय है। इसलिए दोनों के दोनों बातें सही हो जाएंगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में कितने सदस्य बनाए जाते हैं, यानी ये कितने सदस्यीय होता है? तो राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग भी 5 सदस्यीय होता है। सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? तो जो सफाई कर्मचारी आयोग है उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 के लिए कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया है? तो इसमें 3 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल वर्तमान में विस्तारित किया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के केंद्रीय महामंत्रालय के तहत निकाय है, यानी केंद्रीय मंत्रालय के तहत निकाय कैसा निकाय है ये? तो जो हमारा निकाय है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। एनसीएसके का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया है? एनसीएसके का गठन हमारा राष्ट्रीय आयोग अधिनियम के तहत किया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कौन हैं? वर्तमान समय में इसके चेयरमैन राम मेहर दहिया हैं। निम्नलिखित में किस अनुसूचित जाति के रूप में किसी समुदाय के चिन्हित होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो अगर अनुसूचित जाति का कोई जनजाति के रूप में कोई समुदाय चिन्हित होना चाहता है तो उसके आदिम भौगोलिक लक्षण हो, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच हो, भौगोलिक अलगाव हो और ये तीनों चीजें मिलनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए हाल में ही की गई एक पहल है, यानी सरकारी प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री वंदन योजना, एकलव्य मॉडल आधारित आवासीय विद्यालय और ट्राइफेड, ये तीनों प्लानिंग इनके लिए चलाई गई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये हमारा अनुच्छेद 338 के तहत होता है। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो अगर हम दिए गए श्रेणियों में देखें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्य नहीं है? तो अनुसूचित जाति के संवैधानिक कार्यों को सुरक्षा प्रदान करना बिल्कुल सही है। हितों की उल्लंघन करने वाले मामले की जांच करना ये भी ठीक है। अनुसूचित जाति की सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना ये भी सही है। इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ये हमारा 65वां संवैधानिक संशोधन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके आयोग का कार्यकाल ये तय नहीं है, वो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा प्रसाद पर्यंत इस पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें नंद कुमार साय इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 343 तक किस बात का गठन किया गया है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो महिला आयोग का गठन हमारा 1992 में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का एक निकाय है? राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये स्थापना हमारी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर 6 सदस्यीय ये आयोग होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल हमारा 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जयंती पटनायक जी ने
कार्यभार संभाला था। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य को अपने पद से कौन हटा सकता है? तो उसके पद से उसे केंद्र सरकार हटा सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की एकमात्र अध्यक्ष है जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूरी की हैं? तो 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर गिरिजा व्यास जी रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य कार्य कौन सा है? तो इन सभी में से उपयुक्त तो सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर हम रेखा शर्मा जी को जानते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कैसे किया जाता है? यह आयोग का गठन संसद द्वारा पास एक अधिनियम के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो यह वेतनमान जो निर्धारित करती है वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यह मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी आदेशों को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी आदेशों को सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये बात सच है। राष्ट्रीय महिला आयोग को विधायी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, ये बात भी सच है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सुझाव बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं, यही बात गलत है, क्योंकि बाध्यकारी प्रभाव राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य नहीं रखते हैं या इसके सुझावों का बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। इसके सुझावों को माना जा सकता है और इनकार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को क्रियान्वित करने के लिए नियमावली बनाई गई। तो यह नियमावली हमारी 1995 में बनाई गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूचित जाति और जनजाति के उत्पीड़न के मामले की विवेचना कितने दिनों में समाप्त हो जानी चाहिए? तो ये विवेचना 30 दिनों के अंदर अंदर समाप्त हो जानी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के वित्तीय प्रबंध को लेकर के इनमें से कौन सा सही है? तो बात यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जितने भी वित्तीय प्रबंध हैं वो केंद्र सरकार के खर्चों पर निर्भर करती है या केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। इस तरीके से मानवाधिकार से रिलेटेड यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। हम इसकी तीनों सीरीज पूरी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपका पेपर इसी संदर्भित प्रश्नों में से कुछ ना कुछ होगा। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।